अब हम पढ़ने वाले हैं LHRH एनालॉग्स के बारे में। LHRH एनालॉग्स यूजुअली जो रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और उसका दूसरा नाम GnRH एगोनिस्ट होता है। और GnRH एगोनिस्ट का मतलब होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि LHRH एनालॉग काम कैसे करते हैं, तो एक होता है पिट्यूटरी रिसेप्टर। तो LHRH एनालॉग जो रहता है यूजुअली पिट्यूटरी रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं। अब उससे होता क्या है कि LH और FSH बढ़ जाता है, और LH FSH बढ़ने की वजह से टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन सर्ज। अब प्रोस्टेट के कैंसर के केस में जो रहता है टेस्टोस्टेरोन से ही ट्यूमर की ग्रोथ होती है। तो हमने एगोनिस्ट ड्रग दिया है, जिसकी वजह से होगा क्या, टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया है तो ट्यूमर फ्लेयर होता है, इसको बोलते हैं ट्यूमर फ्लेयर फिनोमिना। तो अब यूजुअली क्या होता है, फिर ये लगातार स्टिमुलेशन जो रहता है मिलता रहता है पिट्यूटरी को। तो कंटिन्यूस स्टिमुलेशन जब मिलता रहता है तो उससे होता है डाउन रेगुलेशन पिट्यूटरी रिसेप्टर का। पिट्यूटरी रिसेप्टर डाउन रेगुलेट हो जाते हैं, जिससे कि LH और FSH जो रहता है कम हो जाता है, और टेस्टोस्टेरोन जो रहता है फाइनली कम हो जाता है लेस देन 50 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। और लेस देन 50 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है यूजुअली, इसको कास्ट्रेट लेवल बोलते हैं। तो बेसिकली जो अगर हम बात करें LHRH एनालॉग की, तो इसमें 4 ड्रग्स होती हैं। एक होता है ल्यूप्रोलाइड, फिर दूसरा होता है गोजरेलिन, फिर तीसरा होता है ट्रिप्टोरेलिन, और चौथा होता है हिस्टरेलिन। तो 3 तो रेलिन होती है, एक ल्यूप्रोलाइड होता है। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो ये कि पहले हमें याद रखना होगा LT2। तो जो ल्यूप्रोलाइड और ट्रिप्टोलेनिन होता है उसको हम लोग दोनों रूट से दे सकते हैं, बेसिकली इंट्रामस्कुलर और सब क्यूटेनियस। तो अगर हम बात करें LHRH एनालॉग की, तो जितनी भी ड्रग होती है LHRH एनालॉग सब की सब जो रहता है सब क्यूटेनियस रूट से दे सकते हैं। अगर हम बात करें दोनों रूट से कौन से दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी और सब क्यूटेनियस भी, तो उसमें 2 ड्रग होती है। L से होता है ल्यूप्रोलाइड और T से होता है ट्रिप्टोरेलिन। तो ये जो दोनों ड्रग होती हैं इसको हम जो रहता है बेसिकली दोनों रूट से दे सकते हैं। फिर इसमें जो रहता है अगर हम बात करें तो हिस्टेरेलिन जो रहता है सबसे खास होता है, क्योंकि उसको हमें सिर्फ 1 साल में 1 बार लगाना पड़ता है। तो हिस्टेरेलिन को लगाना सिर्फ 1 बार पड़ता है। बाकी जितनी भी ड्रग होती हैं यूजुअली मंथली फॉर्म में भी आती हैं और 3 मंथली फॉर्म में भी आती हैं। तो मंथली और 3 मंथली फॉर्म में बाकी सारी ड्रग आती है, जबकि हिस्टेरेलिन ईयरली इम्प्लांट होता है। ल्यूप्रोलाइड एक ऐसी ड्रग है जिसमें एक 6 मंथली भी इम्प्लांट आता है। तो ये रहता है LHRH एनालॉग के बारे में। फिर अब हम बात करते हैं इंडिकेशन प्रोस्टेट कैंसर में। तो यूजुअली जो रहता है जब भी हम एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी की बात करते हैं, तो जो रहता है ये जो रहता है फर्स्ट लाइन ड्रग होते हैं। और ये एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी यूजुअली हम जो है लोकली एडवांस प्रोस्टेट कैंसर में करते हैं। लोकली एडवांस के बाद अगर हार्मोन सेंसिटिव है, मेटास्टैटिक है और हार्मोन सेंसिटिव है, तो उसमें भी हम जो एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी देते हैं। फिर कई बार जो रहता है हम नियो और एडजुवेंट सेटिंग में यूज़ करते हैं। तो नियो एडजुवेंट और एडजुवेंट सेटिंग में जब करते हैं तब इसको यूज़ कर सकते हैं, और यूजुअली इसको हम लोग रेडिएशन थेरेपी के साथ यूज़ करते हैं। फिर जो चौथा इंडिकेशन होता है इन केस ऑफ बायोकेमिकल रिकरेंस। तो अगर बायोकेमिकल रिकरेंस हो रहा है तो हमें जो रहता है एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी देना होता है। फिर अब बात करते हैं ट्यूमर फ्लेयर फिनोमिना। तो जो ट्यूमर फ्लेयर फिनोमिना होता है वो LHRH से एसोसिएटेड रहता है। इसमें यूजुअली क्या होता है, हम एगोनिस्ट ड्रग दे रहे हैं, तो फिर कुछ फर्स्ट 1 से 2 वीक में, शुरुआत के 2 हफ्ते में टेस्टोस्टेरोन जो रहता है बढ़ता रहेगा। अब जब टेस्टोस्टेरोन जब बढ़ेगा तो उससे जो रहेगा सिम्टम्स जो रहेंगे और वर्सन हो जाएंगे, और बेसिकली जो रहेगा बोन पेन मिलेगा, क्योंकि प्रोस्टेट में जो रहता है यूजुअली मेटास्टैटिक बोन में होता है। दूसरा यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन मिल सकता है, और तीसरा स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन मिल सकता है। तो ये 3 जो फीचर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है बोन पेन, दूसरा होता है प्रोस्टेट जो है बड़ा हो जाएगा तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, और तीसरा होता है बोन में मेटास्टेसिस होने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है। तो फिर इसको प्रिवेंट कैसे करें, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए
जो 2 हफ्ते रहते हैं यूजुअली जब हम एडीटी स्टार्ट करते हैं, तो हमें जो रहता है यूजुअली रिसेप्टर ब्लॉकर देना रहता है। यूजुअली हम बाइक्लोटामाइड देते हैं 2 हफ्ते के लिए। अगर हम जब एलएचआरएच इनिशिएट करते हैं, तो एलएचआरएच इनिशिएट करने से पहले जो रहता है 2 हफ्ते पहले जो रहता है 2 वीक्स बिफोर हम बाइक्लोटामाइड देंगे, और एलएचआरएच इनिशिएट करने की 2 वीक्स बाद तक देते रहेंगे। तो इससे जो रहेगा यूजुअली इसका जो सिम्टम, जो ट्यूमर फ्लेयर फिनोमिना है, वो कम हो जाता है, क्योंकि जो बाइक्लोटामाइड होता है वो एंटी एंड्रोजन होता है। तो बाइक्लोटामाइड कैसा होता है? एंटी एंड्रोजन होता है, तो इस वजह से ट्यूमर फ्लेयर फिनोमिना को कम कर देता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम जो है एलएच इसलिए यूज करते हैं एलएचआरएच एगोनिस्ट, क्योंकि ये जो है लेस देन 50 नैनोग्राम पर जो हम लोग टेस्टोस्टेरोन लेवल ले आ रहे हैं, कास्ट्रेशन लेवल, वो बिना सर्जरी किए हुए ला रहे हैं। तो नॉन सर्जिकल कास्ट्रेशन हम अचीव कर सकते हैं। प्लस इसमें हमने देखा कि मंथली, 3 मंथली, 6 मंथली और एनुअल डोजिंग है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबल डोजिंग होने की वजह से काफ़ी अच्छा रहता है। प्लस ये जो रहता है मेडिकल थेरेपी है, तो ये रिवर्सिबल होता है। इसलिए अगर हम इंटरमिटेंट एडीटी अगर करना चाहें तो ऐसे केस में काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इंटरमिटेंट एडीटी क्यों देना पड़ता है? क्योंकि अगर हम कंटिन्यूअस एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी देंगे, तो एंड्रोजन अगर डिप्राइव हो जाएगा कंटिन्यूअस, तो पेशेंट को एंड्रोजन की कमी होने की वजह से और दूसरे सिम्टम्स आते हैं। इसलिए हमें इंटरमिटेंट एडीटी यूज करना पड़ता है। तो अगर हम बात करें इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, तो अगर एंड्रोजन जब कम हो जाएगा, हमारी बॉडी में एंड्रोजन कम हो जाएगा, तो क्या होगा? लिबिडो कम हो जाएगा। लिबिडो कम हो जाएगा और एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा, तो गायनिकोमेस्टिया हो जाएगा और हॉट फ्लैशेस होने लगेंगे। तो यूजुअली जो अगर हम बात करें तो क्या होगा? हॉट फ्लैशेस होगा, हड्डियां जो रहती हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर होने लगता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने लगेगा, जिसमें आदमी वेट गेन करेगा, डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और डिसलिपिडेमिया हो जाता है। फिर अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म में जो रहता है कार्डियोवास्कुलर इवेंट बढ़ जाते हैं, और एंड्रोजन कमी होने की वजह से कई बार साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आता है, जैसे कि आदमी जो है थका हुआ महसूस करेगा, उसका मूड काफ़ी इरिटेटेड रहेगा और कॉग्निटिव चेंजेस भी आ सकते हैं। तो ये सब जो होता है साइड इफेक्ट होता है। फिर हम मॉनिटरिंग कैसे करते हैं? तो यूजुअली हम टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक करते रहते हैं, हमें लेस देन 50 अचीव करना है, प्लस जो रहता है पीएसए कराते हैं। तो इस तरीके से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। फिर दूसरा जो रहता है, ये बोन जो रहता है, हमने पढ़ा कि ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर हो रहा है, तो इसलिए हम लोग डेक्सा स्कैन कराएंगे। तो डेक्सा से हमें बोन मिनरल डेंसिटी के बारे में पता चलेगा कि कहीं ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रैक्चर तो नहीं हो रहा है। फिर तीसरा हमने पढ़ा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो रहा है, तो ऐसे में हमें फास्टिंग ग्लूकोज, लिपिड प्रोफाइल और सीबीसी कराना रहता है। और फिर चौथा जो रहता है, ओल्ड पेशेंट में कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स होते हैं, तो कार्डियोवास्कुलर रिस्क असेसमेंट करना रहता है। तो ये इस तरीके से मॉनिटरिंग जरूरी होती है। फिर अगर हम बात करें LHRH का और दूसरे एडीटी ऑप्शन से, तो दूसरा रहता है LHRH की जगह अगर हम बात करें तो LHRH एंटागोनिस्ट भी होता है। तो एंटागोनिस्ट जो रहते हैं वो डायरेक्टली ही ब्लॉक कर देते हैं, और इसमें हम लोग बेसिकली डिगारेलिक्स और रेलुगोलेक्स, ये 2 ड्रग जो रहता है यूज करते हैं। इसमें कोई भी फ्लेयर नहीं होता है, तो ये जो रहता है LHRH एंटागोनिस्ट होता है। इसका जो इफेक्ट रहता है इमीडिएट आता है, और सेम जो अगर हम बात करें ऑर्किडेक्टमी का, तो उसमें भी इफेक्ट जो रहता है इमीडिएट आता है। यूजुअली 5 से 6 घंटे बाद कास्ट्रेशन लेवल अचीव कर लेते हैं, और यूजुअली ये इफेक्ट रिवर्सिबल रहता है। तो ये रहता है ओवरऑल एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी के बारे में।